चलिए भाई, आज हम लोग जो मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा वाटर, लेकिन इसके साथ जो सब टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड वाटर साइकिल, है ना। इस दो टॉपिक को आज हम लोग अपने टॉपिक में समेटेंगे और उसके बहुत सारे फीचर समझेंगे कि जल है तो कल है। मैंने लिखा है जल के बिना टुमारो की कल्पना नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि सुबह से लेके आँख खुलने से लेके रात में आँख बंद होने तक हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? जल। और जल से ही हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारा सेवा क्षेत्र, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारी जितनी वायुमंडलीय परिघटनाएं हैं वो सभी किससे संभव हो पाती हैं? जल। और जल एक जो मंडल बनाता है उसको आप 6 में पढ़ चुके हैं, जलमंडल। और जलमंडल के साथ 3 मंडल और हैं, एटमॉस्फेरिक, है ना, वायुमंडल, जैवमंडल और स्थलमंडल। तो जलमंडल ये तीनों मंडल मिलते हैं तो जैवमंडल बनता है। और जैवमंडल में भी सबसे बड़ा पार्ट किसका है? जल। तो जल के बिना हम लोग, इसीलिए इसको जल का महत्वपूर्ण पार्ट है, इसीलिए इसको प्रीशियस ऑर्नामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीशियस ऑर्नामेंट। हमारा आभूषण है। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खोज में कई सारे मनके मिले थे तो वो मनके लोग पहनकर अपने आप को सुशोभित होते थे। ऐसे ही आज जिसके पास जल है तो वो अपने आप को सुशोभित करता है। क्यों? क्योंकि ये कहा भी जाता है, हिस्ट्री में भी बोला जाता है कि यदि दुनिया में 3rd वर्ल्ड वार हुआ तो वो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होगा? जल। या 3rd वर्ल्ड वार हुआ दुनिया में तो उसका सबसे बड़ा कारण होगा जल। क्योंकि जल अब क्या है, दुनिया में फूड सिक्योरिटी की बात की जा रही है, वाटर सिक्योरिटी की बात की जा रही है। फूड सिक्योरिटी तो तब भी कंट्रोल कर लेगा व्यक्ति अपनी पैदावार बढ़ा के, लेकिन फ्रेश वाटर कहाँ से लाएगा? अभी हम लोग जब पढ़ने जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर तो आप देखेंगे फ्रेश वाटर ये है, फ्रेश वाटर लेक कितना है? 0.009, ठीक है। और अंडरग्राउंड वाटर कितना है? 0.66। मतलब 1% भी फ्रेश वाटर नहीं है हमारे पास। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अपने घरों में, अपनी गाड़ियों में, अपनी भैंसों को, अपनी गाय को, तमाम जल को वेस्टेज करते हैं। देखा है ना गाँव में? यस सर। पाइप लगा दिया और टीवी देख रहे हैं, कब बह रहा है किसी को कोई मतलब। टंकी भर गई है, चली जा रही है, कुत्ता गाय भैंस नहलाने में लोग वेस्टेज कर रहे हैं। अब जहाँ जहाँ जल नहीं है उनसे पूछिए, भारत जैसे देश में कहाँ जल नहीं है? राजस्थान में नहीं है। कहाँ जल नहीं है? उड़ीसा में जाइए, वहाँ जल नहीं है। वहीं पे इथोपिया जैसी कंडीशन हो गई है, मतलब काला आंधी जैडर की तरह लोग भूखों मर रहे हैं वहाँ पे। वहाँ पर काला आंधी, कोरापुट, बोलनगिरी एक ऐसा ट्रायंगल बनता है जहाँ पर लोग भूखमरी के शिकार होते हैं। और ये आपने उड़ीसा अपने देश की बात है। तो ऐसा नहीं कि भारत में इतना नदी प्रधान देश है तो सब जगह खुशहाली छाई है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हमें जल का डिस्ट्रीब्यूशन आज समझना चाहिए, उसी प्रकार प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि आपकी पीढ़ी आज नहीं समझी तो भविष्य में भी कभी जल का डिस्ट्रीब्यूशन और यूज और मिसयूज नहीं समझ पाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पूरी पृथ्वी पर जल थल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना। तो आप देख रहे हैं, मैंने लिख रखा है 40-60, मीन्स 40 जल परसेंटेज है और 60% थल है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लैंड हेमिस्फीयर है, स्थलीय गोलार्ध, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है स्थलीय गोलार्ध। और साउथ हेमिस्फीयर में जाएंगे तो वाटर परसेंट 81% है और लैंड परसेंट 19 है। इसीलिए इसको बोला जाता है वाटर हेमिस्फीयर, जलीय गोलार्ध। और इसी कारण यहाँ पछुआ हवाएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं क्योंकि जल का हिस्सा ज्यादा है। जलीय हिस्सा ज्यादा होने से यहाँ पर कई सारी जो समताप रेखाएं हैं वो भी सीधी सीधी अनुसरण करती है ना। और जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा है तो वहाँ पर समताप रेखाएं अक्षांशों का अनुसरण नहीं करती, क्योंकि वहाँ कहीं गर्म कहीं ठंडा। तो समताप रेखाएं भी डिस्को करती है, दाएं बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये चलता रहता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मुख्य कौन कौन से महासागर हैं जिनका 97% जल यहाँ पर है। तो अटलांटिक है हमारे, उसके बाद इंडियन ओशियन आता है। ये क्रम में है, यदि हम वेस्ट टू ईस्ट आएंगे तो इसी प्रकार मिलेगा। और वाटर साइज की बात की जाए तो पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा,
उसके बाद अटलांटिक और फिर इंडियन, है ना। और 2 बचे वो आर्कटिक और अंटार्कटिक। 5 महासागर महत्वपूर्ण है। तो उनमें कितना परसेंटेज है हमारा? 97। और ये 97% कैसा है? फ्रेश वाटर है, ये सैलाइन वाटर है बेटा, जो पीने योग्य नहीं है। एक बार पी भी लिया तो आपका वो हाजमा खराब होगा और वो बीमार पड़ेंगे कि आपका आधा पैसा इसी में खर्च हो जाएगा। तो इतना जल होके भी हम प्यासे बैठे हैं। मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, फिर भी हम प्यासे बैठते हैं मेघालय में। क्यों? क्योंकि पहाड़ियों पे सारा जल बरस के नदियों के रास्ते समुद्र में चला जाता है। मेघालय में मासिम नाम जगह है ना, और चेरापूंजी सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है, फिर भी वहाँ सूखा पड़ रहा है। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर समझना चाहिए, नहीं तो इसका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे, है ना। इसके बाद हम आते हैं ग्लेशियर्स। तो ये भी हम उपयोग में नहीं ला सकते। क्यों? जब भी आपको प्यास लगेगी कि आप पहाड़ी क्षेत्र पे ग्लेशियर पे चढ़ोगे, खाना खाओगे नवोदय में और पानी पियोगे हिमालय पर्वत पर चढ़ के, है ना। तो ये भी नहीं कर सकते, इसका भी यूज नहीं हो पाएगा। तो 99% जल तो ऐसा है जिसका हम प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, ना करेंगे। लेकिन अब आजकल वाटर टेक्निक्स आ रही हैं ऐसी कि हम जिसको सैलाइन वाटर को भी फ्रेश वाटर में बना सकते हैं, लेकिन वो अभी आम आदमी के लिए बहुत खर्चीली हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं अंडरग्राउंड वाटर। इसका उपयोग हम धड़ल्ले से कर रहे हैं और इसी का हम मिसयूज अभी बताए आपको कि तमाम अनवांटेड कामों में हम खर्च करते हैं, अपने बहुत जो जरूरत के कार्य हैं उसमें खर्च नहीं करते। इसके बाद देखेंगे फ्रेश वाटर लेक है 0.009 है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं इधर उधर है, तो वहाँ स्थानीय लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। फिर आता है सैलाइन वाटर लेक, जैसे राजस्थान में है ना, सांवर झील, जैसमंद झील, उनमें आपका 0.009% है। तो वहाँ के स्थानीय लोग इससे नमक बनाते हैं और इसके जल को अपने पशुओं को पिलाते हैं, उनके दैनिक कार्यों में इसका प्रयोग होता है। खेती में तब भी नहीं, लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात है इसकी नमक बन जाता है लोकल लेवल पे, तो उनकी इकोनॉमी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। इसके बाद एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ये यही है जैसे आप बरसात में इस कमरे में मॉइस्चर होने की वजह से देखिए मेरा पसीना नहीं सूख रहा ना, तो ऐसा वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में समाई हुई है। इसको हम आर्द्रता कहते हैं, मॉइस्चर कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, मतलब वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, है ना, वो है हमारा 0.0019%। और यही मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी आगे जाके ग्रीन हाउस गैस में कारण बनती है, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक महत्वपूर्ण गैस भी है, कारण भी है ना। इसके बाद रिवर्स आती है, दुनिया भर में जितनी बाढ़ आ रही है, जितने सारे सिंचाई के साधन प्रयोग हो रहे हैं, वो कितना है 0.001%, है ना। तो इसमें ये आ रहा है। अब इसके साथ हमें ये जानना चाहिए कि इसकी साइकिल कैसे काम करती है। इस लेयर में एक तरफ जल का बादल की तरफ जाना और बादल से फिर तुरंत हमें अर्थ की तरफ लौटना, है ना। एक ये जो चक्री संबंध है ये कैसे होता है, इसको भी बता देते हैं। छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा। तो आप देखिए, ये मानिए आप क्या है, ये आपकी है लैंड या अर्थ सरफेस बोलो इसको, है ना। ये क्या है इसका अर्थ सरफेस। इस पे आप ये खड़े हुए हैं, है ना। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना, है ना। इसी अर्थ सरफेस पे आपके प्लांट भी हैं, ग्रास भी है, सब कुछ है। नीचे ये खाइयाँ भी है, समुद्र, सब मान लीजिए, इधर ये पर्वत है, सब है ना। अब इसमें देखेंगे आपके 2 प्रोसेस होते हैं अर्थ सरफेस पे, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन। ये साइंस में भी पढ़े होंगे। यस सर। ट्रांसपिरेशन, इसको ईटी प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ईटी प्रोसेस। मीन्स होता है इवेपोरेशन का मतलब समझिए बाष्पन, और ये बाष्पोत्सर्जन। बाष्पन किसी भी वाटर बॉडी से होगा। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में जितनी वाटर बॉडी है, नदी, नाले, झील, तालाब, समुद्र, महासागर जितना है, सबसे बाष्पन होता रहेगा। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ हमारे एक देवता बैठे हैं, सन देवता, वो ये कराते रहते हैं। क्योंकि इनकी किरणें इधर पड़ती आती हैं, क्या बोलो, शॉर्ट वेव्स के रूप में आती हैं और लॉन्ग वेव्स के रूप में जाती हैं। इनकी वजह से इवेपोरेशन हो रहा है। आपके जितना प्लांट या जितना ग्रीनरी पार्ट है
उसके द्वारा ट्रांसपायरेशन हो रहा है, बाष्पोत्सर्जन। इनके पत्तियों में स्टोमेटा होता है जो क्या करता है, वाटर को बाहर की तरफ फेंकता रहता है। तो हर पत्ती एक जस्ट लाइक अ पंप है ना। तो ये हुआ। इससे क्या होता है कि जो हमारी असंतृप्त वायु है, जिसको कहते हैं अनसैचुरेटेड, है ना, अनसंतृप्त वायु को ब्रैकेट में कह देते हैं गर्म प्लस आर्द्र वायु, है ना। ये जो है ये धीरे धीरे ऊपर उठती है। और यहाँ पर आपका है बादल, क्लाउड, बादल है। आपने देखा हो जो भी असंतृप्त है, वायु हो, व्यक्ति है, वो संतृप्त होने के लिए दौड़ रहा है कि हम किसी तरह संतृप्त हो जाए। हमें जो डिमांड है वो पूरी हो जाए तो हम संतृप्त हैं। और वायु की डिमांड ये है कि वो असंतृप्त है, यदि उसमें सैचुरेशन लेवल आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी। अब ये उठ क्यों रही है, क्योंकि यहाँ नॉर्मल लैप्स रेट आ रहा है ना। ये क्या आ रहा है, नॉर्मल लैप्स रेट। इसकी दो कंडीशन होती हैं, है ना, कि यदि हम 132 मीटर ऊपर जा रहे हैं तो हमें 1 डिग्री टेम्परेचर हमारी कूलिंग हो जाएगी, रेट ऑफ कूलिंग हमारी 1 डिग्री टेम्परेचर हमारा कम हो जाएगा। 132 मीटर अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री कम हो जाएगा। यदि हम 1 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं तो 6.5 डिग्री कम हो जाएगा। और जैसे जैसे हवाएं गर्म और आर्द्र ऊपर उठेंगी उनमें रेट ऑफ कूलिंग बढ़ती जाएगी। और एक लेवल उनका ऐसा आएगा कि ये बनेगा आपका डीसीपी प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है, डीसीपी। तो जब वायु संतृप्त हो जाती है ना तो उसको कहेंगे सैचुरेटेड एयर, ठीक है। और जब ये कंडेंसेशन होगा, साइंस में पढ़े होंगे, तो संघनन में क्या होगा, यही सैचुरेटेड एयर कई सारी बूंदों में वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाएंगी और बदल के बड़ी बड़ी बूंदों का रूप धारण करने लगेंगी। और जब बड़ी बूंदों का रूप धारण करेंगी तो उनमें एक बल लगेगा जिसको कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और वो उसको धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में कहाँ लाएगा, तो इसी को कहेंगे हम वर्षा, प्रेसिपिटेशन। पी से बन गया प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ये ड्यू पॉइंट पे सैचुरेटेड हो गए। अब हमें और ऊपर उठने की आवश्यकता नहीं, इससे ज्यादा हम खाना नहीं खा सकते। जैसे आप नहीं खाना खाते समय कहते हैं भैया अब नहीं, अब तो हमारा पेट भर गया, अब इससे ज्यादा खाए तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। तो कहीं के नहीं रहोगे तो कहाँ गए, ड्यू पॉइंट। ड्यू की बोतल पिए हो ना, यस सर, ये वही ड्यू है। और उसके बाद कंडेंसेशन आता है, फिर आपकी आती डकार, हुआ आती ना अंदर से, यस सर। तो ये तो अलग बात है। छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब यहाँ क्या था, यहाँ जल था, वो क्या बना, बाष्पन। और यहाँ बाष्पन था, वो फिर बना किसमें, जल में। तो जल 3 रूपों में रहता है, ठोस, द्रव, गैस। इसी में कन्वर्जन होता रहता है। तो वही कन्वर्जन होके जब बना प्रोसेस आपका, तो आप देखेंगे क्या हुआ, यहाँ से एक चक्र ऐसे चला और फिर एक चक्र ऐसे चला ना। तो ये जो चक्रीय संबंध है ये क्या कहलाया, यही कहलाया जल चक्र। जल चक्र। और इस जल चक्र का इस पृथ्वी पर होना आवश्यक है या नहीं, आवश्यक है, बहुत जरूरी है। क्यों, हमें कृषि करनी हो तो जल चाहिए, हमें डोमेस्टिक यूज के लिए चाहिए तो जल चाहिए, हमें उद्योग के लिए जल चाहिए तो जल की जरूरत। बोलो, सेवा क्षेत्र में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, क्वार्टनरी, कोइनरी, किसी भी हमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में चाहिए तो जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। चाहे वो वेजिटेशन का एरिया हो, चाहे वो एनिमल का एरिया हो, चाहे जैव मंडल की बात हो, पूरे ग्लोब पर या दुनिया में सर्वाइवल करना है। और कहा भी क्या है, प्रकृति रक्षित रक्षता। जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी वो हमारी रक्षा करेगी। जब हम जल की रक्षा करेंगे तभी जल हमारी रक्षा करेगा। तो इसलिए दुनिया की कल्पना जल के बिना नहीं करनी पड़ेगी। और जल बहुत जरूरी पार्ट है हमारे सस्टेनेबल गोल में भी, है ना। हमारे सस्टेनेबल गोल में भी 2 चीजें रखी गई हैं, SDG, गोल नंबर 13, गोल नंबर 14। इसको लैंड कहा गया है, लैंड, और इसको कहा गया 14 नंबर गोल को
वाटर। तो हमारे जो 2015 से 2030 में सस्टेनेबल गोल को भी जो हासिल करना है, वो भी हमारा लक्ष्य 15 सालों में हमें जल के संसार को भी बनाए रखना है। ठीक, तो इस तरीके से हमारे दो पार्ट हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वाटर इम्पोर्टेंस एंड वाटर साइकिल विद द ऑल डिटेल। तो हम कल फिर मिलते हैं आपके साथ वाटर का जो रिमेनिंग पार्ट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।